हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक की दुनिया में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑब्स्टेट्रिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें गटपल फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया। ग्रेविटा क्या होता है, पेराइटी क्या होता है, टर्म क्या होता है, प्रीटर्म क्या होता है, अबॉर्शन क्या होता है, नेग्लिज फॉर्मूला जिसके द्वारा हम ई डी टी को काउंट करते हैं, यह हमने डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने तुम्हें पढ़ाया फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी थी कि साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है, इमोशनल चेंजेस क्या होता है और कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या होते हैं। उसके आगे का विवरण हम आज देंगे। क्लियर। यह 18वीं क्लास हमारी है, जिसमें हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस पार्ट सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से चेंज होते हैं बेटा, एक बार एक समरी में बता रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले तुम्हारा होता है साइकोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंज। सबसे पहला चेंज होता है साइकोलॉजिकल चेंज। नंबर सेकंड, साइकोलॉजिकल चेंज के बाद दूसरा होता है इमोशनल चेंज। क्या होता है बेटा जी, इमोशनल चेंज। पहला साइकोलॉजिकल चेंज, दूसरा इमोशनल चेंज हो जाता है। और इमोशनल के बाद में तीसरा आता है कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर चेंज। इन तीनों चेंजों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। क्लियर। उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे 4th नंबर पर वेट गेन के बारे में। प्रेगनेंसी में वजन वृद्धि कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंज। और बेटा जी रिप्रोडक्टिव चेंज में हम मुख्यतः 2 ऑर्गनों के बारे में बात करने वाले हैं। एक यूट्रस के चेंजेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं और दूसरा मैं ब्रेस्ट के चेंज के बारे में बात करने वाला हूं। उसके अलावा नंबर 6 में बात करने वाला हूं तुम्हारा रिप्रोडक्टिव चेंज के बाद में क्यूटेनियस चेंज, क्यूटेनियस चेंज, क्यूटेनियस चेंज के बारे में। क्लियर। क्यूटेनियस चेंज मतलब स्किन में क्या क्या बदलाव होता है, यह हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यूटेनियस चेंज। उसके बाद में रेस्पिरेटरी चेंज, रेस्पिरेटरी चेंज। रेस्पिरेटरी चेंज के बाद में वाटर चेंज, वाटर बैलेंस चेंज मतलब बॉडी में पानी के साथ में क्या होता है गर्भावस्था में। इसके अलावा रीनल चेंजेस और रीनल सिस्टम में क्या बदलाव होता है। उसके अलावा जीआईटी चेंजेस, जीआईटी चेंज। और सबसे अंतिम 11वें नंबर पर हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक चेंज, मेटाबॉलिक चेंज। क्लियर है बेटा जी। तो इन सारे चेंजों को हम आज डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट किस किस से करेंगे, वेट गेन, रिप्रोडक्टिव चेंजेस, क्यूटेनियस चेंजेस, रेस्पिरेटरी चेंजेस, वाटर बैलेंस, रीनल चेंजेस, जीआईटी चेंजेस और मेटाबॉलिक चेंजेस। तो आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले 4th नंबर पर, और यह तुम्हारा वेट गेन होता है, वेट गेन। चलिए, गर्भावस्था में नॉर्मल कितना वजन बढ़ना चाहिए, यह क्वेश्चन है एग्जाम का, 1 नंबर का सवाल। यहां याद रखिएगा एवरेज वेट गेन कितना होता है, एवरेज वेट गेन कितना होना चाहिए। याद रखिएगा बेटा जी, एवरेज 11 किलो से लेकर 16 किलो के दौरान वेट गेन होता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन अगर क्वेश्चन आवे तो यह सबसे बेस्ट आंसर 11 किलो जाएगा। रेंज में बात करूं तो 11 से 16 होता है, लेकिन बेस्ट आंसर होता है 11 किलो। कि एक गर्भावस्था में नॉर्मल कितना वजन बढ़ना चाहिए, तुम्हारा जवाब होगा 11 किलो बढ़ना चाहिए। रेंज में पूछे तो 11 से 16 बताना है, अदरवाइज 11 किलो। अब इस 11 किलो का मैं विवरण दे रहा हूं। इसमें जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, महिला का फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बेटा जी होता है, उसमें 1 किलो की वृद्धि देखी गई है। जब महिला का दूसरा ट्राइमेस्टर होता है, इस सेकंड ट्राइमेस्टर में 5 किलो की वृद्धि देखी गई है। और जो महिला का थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, इसमें भी
5 किलो की वृद्धि देखी गई है। बोले तो टोटल 11 किलो की वृद्धि देखी गई है। अब आपने एक चीज सुनी, देखी यहां पर कि पहले ट्राइमेस्टर में वजन कम हो रहा है। इसका कारण है ड्यू टू नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, क्योंकि पहली ट्राइमेस्टर में महिला को एससीजी हार्मोन की वजह से नोजिया वोमिटिंग रहता है। यही कारण है कि पहले ट्राइमेस्टर में वजन केवल 1 किलो बढ़ता है, दूसरे ट्राइमेस्टर में 5 किलो और तीसरे ट्राइमेस्टर में 5 किलो। टोटल वजन वृद्धि कितनी हुई बेटा जी? जवाब हो गया 11 किलो के आसपास, यानी 11 किलो वजन वृद्धि हो गई। अब सेकंड पॉइंट यहां से मैं बता रहा हूं कि वेट गेन किसके हिसाब से होना चाहिए। तो वेट गेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बीएमआई। किसके हिसाब से होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। आपने न्यूट्रिशन में इसका अध्ययन किया होगा, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब वजन में वृद्धि महिला के किसके हिसाब से होना चाहिए? बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से। यहां से एक और सवाल बनता है, बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? पिछली बार नॉर्सेट के एग्जाम में सवाल बना, बताओ बॉडी मास इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जवाब सुनिएगा, बॉडी मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बराबर वेट इन केजी। वजन को बेटा केजी में कैलकुलेट करते हैं, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूला के तहत तुम क्या कर सकते हो? बीएमआई को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? इसका रिजल्ट बता रहा हूं। पहले बीएमआई अलग हुआ करती थी, याद रखिएगा। पहले बीएमआई का डेटा आपने पढ़ा होगा पुरानी पुस्तकों में 19 से लेकर 26, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा मैं बता रहा हूं तुम्हें। अभी वर्तमान में बीएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद रखिएगा। अगर वजन बीएमआई 18.5 से कम है तो इसे हम बोलते हैं अंडरवेट। क्या बोलते हैं? अंडरवेट। अगर किसी भी महिला की या किसी पुरुष की बीएमआई 18.5 से कम है तो वह अंडरवेट कहलाता है। अगर किसी क्या बीएमआई, याद रखिएगा, 18.5 से लेकर तुम्हारी बीएमआई 24.9 के बीच में है तो यह कहलाता है हेल्दी पर्सन, यानी यह हेल्दी पर्सन कहलाएगा। इसकी बीएमआई बिल्कुल करेक्ट होगी 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में। अगर किसी की बीएमआई 25 से लेकर 29.9 के बीच में है तो यह ओवरवेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा जी? ओवरवेट कहलाएगा। और अगर बीएमआई 30 से लेकर 39.9 के बीच में है तो यह ओबेज कहलाएगा, मोटा कहलाएगा। बीएमआई याद रखिएगा लेटेस्ट 18.5 से कम है अंडरवेट बोल देंगे। अगर 18.5 से 24.9 है हेल्दी पर्सन बोल देंगे। 25 से 29.9 आती है ओवरवेट बोल देंगे। 30 से 39.9 आती है तो ओबेज बोल देंगे। अब इसी के हिसाब से उसका वजन में वृद्धि होना चाहिए। जैसे सुनिएगा, यही मैं बता रहा हूं। अगर महिला बेटा जी अंडरवेट है, महिला कैसी है? अंडरवेट है, मतलब उसका वजन कम है, तो उसमें कितना वेट गेन होना चाहिए? तो सुनिएगा, उसमें 18 किलो से ज्यादा वेट गेन होना चाहिए गर्भावस्था में, क्योंकि उसका वजन बहुत कम है खुद का। तो गर्भावस्था में वह ज्यादा वजन गेन करनी चाहिए, 18 किलो से ज्यादा वजन गेन होना चाहिए। अगर महिला के अंदर आपने देखा कि वह नॉर्मल बीएमआई रखती है, हेल्दी है, तो उसका वजन 11 किलो से लेकर 16 किलो के बीच में बढ़ना चाहिए। ये मैंने बताया तुम्हें कि यह वेट गेन कितना करनी चाहिए? 11 किलो से 16 किलो के बीच में करनी चाहिए। अगर महिला ओवरवेट है तो उसका याद रखिएगा ऑलरेडी वजन ज्यादा है तो वह 7 किलो से कम वजन गेन करनी चाहिए। 7 से भी कम वजन गेन उसका होना चाहिए। तो याद रखिएगा कब वजन गेन कितना? अगर महिला ओवरवेट है तो उसे पूरी प्रेगनेंसी में 18 किलो से ज्यादा वजन वृद्धि करनी चाहिए। अगर महिला नॉर्मल हेल्दी है तो उसका 11 किलो से 16 किलो वजन वृद्धि होना चाहिए। अगर महिला बेटा जी अंडरवेट है या ओवरवेट है, अंडरवेट में 18 किलो से ज्यादा, हेल्दी में 11 से 16 किलो, और अगर महिला ओवरवेट है तो 7 किलो से कम वजन वृद्धि उसमें होनी चाहिए। यह वेट गेन की चीजें मैंने बताई। यहां से कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूं।
अगर वेट गेन के बारे में यह सवाल बने कि वेट गेन, अगर वेट गेन इस प्रकार से हो रहा है, एबनॉर्मलिटी बता रहा हूं, कंडीशन पहली, अगर ग्रेटर देन 2 kg पर मंथ हो रहा है, महिला में 1 महीने में 2 किलो से ज्यादा वजन वृद्धि हो रहा है, यह इंडिकेट करेगा PIH को, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। याद रखिएगा, अगर 2 किलो से ज्यादा वजन वृद्धि हो रहा है, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में 18 किलो से ज्यादा वजन वृद्धि हो जाएगा, यह कहलाएगी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। बेटा जी नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे मत बोलना कि सर आपने 18 किलो से ज्यादा अंडरवेट वाले को बोला है, वो एक अलग चीज है, अंडरवेट को तो बढ़ना ही है। नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसका वजन वृद्धि अगर आपने देखा कि 2 किलो से ज्यादा 1 महीने में बढ़ रहा है, मतलब 9 महीने में 18 किलो से ज्यादा वजन वृद्धि हो गई नॉर्मल महिला में, मतलब वह PIH को इंडिकेट करेगी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को। अगर महिला के अंदर वेट लेस देन 0.5 kg पर मंथ हो जाए, मतलब 500 ग्राम से कम वजन वृद्धि होने लग जाए पूरे महीने में, तो यह इंडिकेट कर देगा, याद रखिएगा, IUGR को, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब बच्चा वृद्धि नहीं कर रहा है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। और दूसरा आपका होता है IUD, इंट्रा यूट्राइन डेथ, बच्चा खत्म हो गया। इंट्रा यूट्राइन डेथ को बेटा जी यह इंडिकेट कर देता है। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? तो 5.5 ग्राम यानी 5 किलो से कम तो यह IUGR और IUD को इंडिकेट करेगा, 2 किलो से ज्यादा तो यह PIH को इंडिकेट करेगा। वेट किस किस से बढ़ता है, कौन कौन से सब्सटेंस बढ़ते हैं? क्लियर? कोच ऑफ वेट गेन बता रहा हो, वेट गेन मां में वजन वृद्धि के क्या क्या कारण हैं? तो कुछ कारण यहां आपको भी पता है, हमें भी पता है। जैसे सबसे पहला वजन वृद्धि में होता है फीटस। भाई अंदर बच्चा पल रहा है तो बच्चे का वजन भी तो होगा, तो 2.5 से 3 किलो का वजन हम बच्चे का मानते हैं, ये बढ़ेगा महिला में जब बच्चा बढ़ रहा है तो। दूसरा, महिला में प्लेसेंटा बनती है गर्भावस्था में, तो प्लेसेंटा का वजन बढ़ेगा। प्लेसेंटा का वजन मैंने तुम्हें 500 ग्राम बताया है, तो यह आधा किलो वजन बढ़ेगा। इसके अलावा तीसरा, आपने एमनियोटिक फ्लूइड मैंने द्वारा पढ़ाया गया है तुम्हें, जब बच्चा होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता है, 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है टर्म पर, यह तुम्हें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो यूट्रस का वजन भी बढ़ जाता है, लगभग 900 से 1000 ग्राम के आसपास होता है, बोले तो 1 किलो का यूट्रस तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब बच्चा अंदर होता है तो फ्लूइड बढ़ता है, और फ्लूइड लगभग 1.5 से 2 लीटर तक बढ़ जाता है। बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा होता है, हाइपर वॉल्यूमिया रहता है गर्भावस्था में। उसके अलावा फैट भी बढ़ जाती है, फैट लगभग 3 से 4 किलो बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों को मिलाकर मैं बोल दूंगा कि महिला का वजन बढ़ा होता है। ये सब चीजें बढ़ती हैं, फीटस का वजन बढ़ रहा है, प्लेसेंटा पतन है, एमनियोटिक फ्लूइड है, यूट्रस है, फ्लूइड है और फैट है, और इन सब के कॉम्बिनेशन से हम अक्सर देखते हैं महिला के वजन में वृद्धि हो जाना। क्या क्या बातें मैंने वेट गेन के बारे में की? नॉर्मल वेट गेन कितना? 11 से 16 किलो होना चाहिए, एवरेज बोलूं तो 11 किलो। अधिकांश सवालों का जवाब 11 किलो। पहले ट्राइमेस्टर में 1 किलो, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग रहता है। दूसरे ट्राइमेस्टर में 5 किलो, तीसरे ट्राइमेस्टर में 5 किलो। क्लियर? उसके बाद में हमने डिस्कस किया वजन किसके हिसाब से बढ़ना चाहिए, BMI के हिसाब से, बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फॉर्मूला वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। 18.5 से कम जा रहा है अंडर वेट है, अगर 18.5 से 24.9 है नॉर्मल हेल्दी है, 25 से लेकर 29.9 है तो है ओवर वेट है, 30 से लेकर 39.9 है तो ओबेज है। इसी के हिसाब से वजन वृद्धि मैंने बताई। अगर महिला ओवर वेट है तो वजन 7 किलो से कम बढ़ना चाहिए। वजन नॉर्मल है महिला का
नॉर्मल बीएमआई है तो उसका 11 से 16 किलो वजन बढ़ना चाहिए। अगर महिला अंडर वेट है तो 18 किलो से ज़्यादा वजन वृद्धि होनी चाहिए। फिर कुछ एबनॉर्मलिटी बताई, अगर 2 किलो से ज़्यादा हर महीने में वजन बढ़ रहा है, यह किसे इंडिकेट करेगा? PIH को, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जब कभी भी वजन में वृद्धि तुम्हें देखी गई हो 0.5 किलो से कम यानी 0.5 kg से कम हो रहा है महीने में, यह IUD और IUGR को इंडिकेट करेगा। वजन वृद्धि के कारण मैंने बताए, बच्चा होता है 2.5 से 3 किलो के आसपास बच्चा होता है, प्लेसेंटा 500 ग्राम है, एमनियोटिक फ्लूइड 600 से 800 ग्राम ml होता है, मतलब ग्राम ले सकते हो आप एमनियोटिक फ्लूइड को 600 से 800 ml। उसके अलावा फैट होती है 3 से 4 किलो के आसपास, फ्लूइड होता है 1.5 से 2 ml के आसपास तुम्हारा फ्लूइड होता है, लीटर ले सकते हो, और यूट्रस 900 से 1000 ग्राम के आसपास। क्लियर है बेटा जी? यह वेट गेन के बारे में हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, दैट इज रिप्रोडक्टिव चेंजेस। रिप्रोडक्टिव चेंज, रिप्रोडक्टिव चेंज, इसे भी देखिएगा क्या क्या रिप्रोडक्टिव बदलाव होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव चेंजेस में बेटा जी सबसे पहले बदलाव यूट्रस में हो रहा है। किस में हो रहा है? यूट्रस में हो रहा है। नंबर पहला बदलाव यूट्रस में हो रहा है। अब यूट्रस में क्या क्या बदलाव यहां होगा तो देखिएगा, यूट्रस के अंदर बेटा जी सबसे पहला चेंजेस मैं बता रहा हूं, यूट्रस में आपका जो भी यूट्रस है यह बढ़ जाएगा। अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट की मैं बात करूं तो इंक्रीज 5 टाइम्स। गर्भ अवस्था में यूट्रस 5 गुना बढ़ सकता है, 5 गुना। अगर आप टर्म के समय से देखोगे तो लगभग तुम्हें 35 से 40 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी, मतलब उसकी हाइट में बदलाव होता है। दूसरा, हाइट के अलावा तुम्हें यूट्रस में बदलाव देखने को मिल सकता है वेट के अंदर। वेट के अंदर नॉर्मल देखिएगा, आपका जो यूट्रस होता है वह नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में लगभग 60 ग्राम का होता है, यहां से यह बढ़कर प्रेगनेंसी में लगभग 900 से 1000 ग्राम के आसपास हो जाता है, मतलब इसका वेट भी बढ़ जाता है। याद रखिएगा, हाइट में भी क्या होती है? वृद्धि, इंक्रीज हो रही है, हाइट बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है वेट, वेट भी बढ़ता है, हाइट भी बढ़ जाती है। क्लियर? इसके अलावा कुछ साइन भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट साइन तुम्हें इस गर्भावस्था में यहां देखने को मिल जाते हैं। देखिएगा उन साइनों में सबसे पहला यहां तुम्हें देखने को मिलेगा जक्वीमर साइन, जक्वीमर्स या चैडविक साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है ये, जक्वीमर्स और चैडविक साइन। आगे नाम बताऊंगा, आगे भी आएगा ये आपके जब हम फिजियोलॉजी आपकी प्रेगनेंसी के अंदर कुछ सिस्टम वाइज बदलाव पढ़ेंगे, ट्राइमेस्टर वाइज उसमें आएगा जक्वीमर और चैडविक साइन। यह नजर आता है 8 वीक के दौरान, क्वेश्चन एग्जाम का, याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है याद रखिए, इसमें आता है पर्पल डिस्कलरेशन, पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ वजाइना, कारण है ड्यू टू हाइपरवैस्कुलरिटी, ज्यादा वैस्कुलरिटी होने की वजह से महिला की वजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर पर्पल कलर का हो जाना जक्यूमर या चैडविक साइन कहलाता है। क्लियर? दूसरा साइन सुनिएगा, यहां से आपको नजर आएगा ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन भी बेटा जी 8 वीक पर ही नजर आता है। यह साइन क्या बताता है? इसका मतलब है इंक्रीज पल्स इन लैटरल फोर्निक्स, लैटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना, वेजाइना के जो आसपास के फोर्निक्स हैं उनमें पल्सेशन फील होना ओसिएंडर साइन कहलाता है। इसके अलावा एक आता है गुडल्स साइन,
यह 6 सप्ताह पर नजर आएगा, यह 6 वीक पर देखने को मिल जाता है और इसका मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना गुडल साइन कहलाता है। जक्यूमर और चैडविक साइन, पर्पल कलर की म्यूकस आपकी वेजाइनल मेम्ब्रेन, ऑसिएंडर में लैटरल फॉर्निक्स में पल्सेशन फील हो जाना, गुडल साइन में सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स होता है। ये दोनों 8 वीक पर, ये 6 वीक पर नजर आता है। क्लियर। एक और बात बता रहा हूं, यहीं से याद रखिएगा, जो नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स होता है, नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स होता है, यह ऐसा नजर आएगा तुम्हें जैसे टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, नोज की टिप के समान नजर आता है। लेकिन यही जब आप इसको देखोगे, प्रेग्नेंट सर्विक्स को जब तुम देखोगे, बोले तो प्रेग्नेंट सर्विक्स कैसा रहेगा, तो तुम बोलोगे लिप ऑफ माउथ के समान हो जाता है। लिप ऑफ माउथ मतलब थोड़ा चौड़ा हो जाता है, थोड़ा वाइड हो जाता है। क्लियर है। ये सब बदलाव किस में देखने को मिले हैं? यूट्रस में। क्या क्या बताया? वेट बढ़ जाता है, 60 ग्राम से 900 से 1000 ग्राम हो गया। हाइट बढ़ जाती है, 5 गुना बड़ी होती है लगभग। आपने टर्म के समय 35 से 40 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट साइन हो सकते हैं, जक्यूमर साइन और चैडविक साइन। फिर वेजाइना पर्पल कलर की हो जाती है, 8 सप्ताह पर नजर आता है। दूसरा ऑसिएंडर साइन, जहां फॉर्निक्स जो लैटरल फॉर्निक्स होते हैं वह पल्सेशन फील होने लग जाता है वेजाइना के चारों तरफ, और यह अवस्था भी 8 सप्ताह पर देखने को मिल जाती है। तीसरा साइन होता है गुडल साइन, यह 6 सप्ताह पर देखने को मिलता है, जिसमें सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाती है। जब हम महिला की अंदर नॉन प्रेगनेंसी में सर्विक्स को चेक करते हैं तो यह नज़र कैसे आता है? टिप ऑफ द नोज के समान। प्रेगनेंसी के बाद जब चेक करते हैं तो लिप ऑफ द माउथ के समान नजर आता है। क्लियर। ये सब यूट्रस के बदलाव थे। दूसरा बदलाव यूट्रस के बाद में ब्रेस्ट में देखने को मिल जाता है। चलिएगा ब्रेस्ट के बदलाव बताते हैं। ब्रेस्ट में क्या क्या बदलाव होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रेस्ट की चेंजेस को बोलता है मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस बोले तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का विकास होना, डेवलपमेंट होना मेमोजेनेसिस कहलाता है। और ये कौन कराता है, किसके द्वारा होता है? तो मेमोजेनेसिस के लिए कारण होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन, बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन महिला में क्या करवा रहा है? मेमोजेनेसिस करवा रहा होता है। अब मेमोजेनेसिस में क्या क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सीबेसियस ग्लैंड की। सीबेसियस ग्लैंड, ये जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं बेटा जी, यह पाई जाती हैं अराउंड द निपल। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट अराउंड द निपल, अराउंड द निपल। मैंने तुम्हें जब एनाटॉमी पढ़ाई उस समय भी इसका नाम आया था ब्रेस्ट का, मैंने वहां बताया था इनके बारे में। यह मॉडिफाइड स्टेट ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें सीबेसियस ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं। संख्या कितनी होती है? लगभग 5 से 15 इन नंबर्स, 5 से 15 की संख्या में यह पाई जाती हैं। क्लियर। संख्या कितनी होती है? 5 से 15 की संख्या में मिलेंगी। यह सीबेसियस ग्लैंड विजिबल नहीं होती हैं, याद रखिएगा। नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, दिखाई नहीं देंगी। नॉट विजिबल इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है, याद रखिएगा, उस प्रेगनेंसी के बिना यह दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये दिखाई देने लग जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं। विजिबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के समय यह दिखाई देने लग जाती हैं, इनका ही नाम हो जाता है कोल्ड मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल। इसे हम बोल देते हैं मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल। जो सीबेसियस ग्लैंड पहले दिखाई नहीं दे रही थी वही दिखाई देने लग जाती हैं, और इसे मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल के नाम से जानते हैं। यह कौन से सप्ताह में हो जाता है कार्यक्रम? 12वें सप्ताह पर यह कार्यक्रम हो जाता है। क्लियर। इसके अलावा और क्या बदलाव होता है ब्रेस्ट में देखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट बताया हूं मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल के बारे में बदलाव है। दूसरा सेकेंडरी एरियोला, सेकेंडरी
एरियोला, यानी यह सेकेंडरी एरियोला का मतलब होता है लाइट कलर अराउंड द एरियोला, लाइट कलर अराउंड द एरियोला। जो डार्क एरियोला है उसके चारों तरफ एक सेकेंडरी एरियोला नजर आता है, और यह सेकेंडरी एरियोला कब नजर तुम्हें आएगा? याद रखिएगा, यह तुम्हें नजर आएगा 20 सप्ताह पर, 20 वीक पर देखने को मिलता है सेकेंडरी एरियोला। इसके अलावा ब्रेस्ट में कुछ सिक्रेशन की बात मैं कर लूं, ब्रेस्ट से जो सिक्रेशन निकलता है उसे भी देखिएगा। सबसे पहले सिक्रेशन कब प्रारंभ हो जाता है? तो यह 12वें सप्ताह पर नजर आ सकता है, और जब 12वें सप्ताह पर निकलता है तो यह स्टिकी होता है। स्टिकी बोले तो चिपचिपा, यानी कि उस समय पहला बिल्कुल पतला सा निकलेगा, चिपचिपा सा सिक्रेशन स्टिकी होता है। उसके बाद यह 16वें सप्ताह पर निकल सकता है। तो 16वें सप्ताह पर निकलता है तो यह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, थिक नजर आएगा। और फिर आफ्टर बर्थ जब होता है, आफ्टर बर्थ जब होता है तो फिर इसे कोलोस्ट्रम बोल देते हैं, कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम के बाद में नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क के रूप में निकलता रहता है, नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क के रूप में निकलता रहता है। दिस इज ऑल थिंग्स आर अबाउट द ब्रेस्ट। क्या क्या मैंने बताया? मेमोजेनेसिस प्रारंभ हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा इसके चारों तरफ, ब्रेस्ट की निपल के चारों तरफ कुछ सीबेसियस ग्लैंड होती हैं। संख्या कितनी होती है? 5 से 15। नॉर्मल प्रेगनेंसी में, यानी प्रेगनेंसी से पहले दिखाई नहीं देती हैं, यह प्रेगनेंसी के बाद में दिखाई देने लग जाएंगी। जब दिखाई देंगी तो उसे मॉन्टीगोमेरी ट्यूबरकल बोलते हैं। और जो मॉन्टीगोमेरी ट्यूबरकल होता है बेटा जी, याद रखिएगा, मॉन्टीगोमेरी ट्यूबरकल तुम्हें कौन से सप्ताह में देखने को मिलेगा? तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर मॉन्टीगोमेरी ट्यूबरकल हमें 12 सप्ताह पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर तुमसे बोला जाए कि बताओ यहाँ से सेकेंडरी एरियोला कहाँ होता है, मैं बोलूँगा लाइट कलर का होता है। और यह कब बनता है? तो मैं बोल दूंगा कि इसका बनने का जो समय होता है, जो आपको देखने को मिलेगा, यह कब देखने को मिलेगा? तो मैं बोलूँगा यह 20 सप्ताह पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में सिक्रेशन की मैंने बात की, 12 सप्ताह पर स्टिकी सिक्रेशन होता है, 16 सप्ताह पर थिक सिक्रेशन होता है, और बर्थ के बाद में कोलेस्ट्रोम निकलता है तुरंत बाद में, और उसके बाद में लगभग 3 से 4 दिन बाद, क्लियर, आफ्टर 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन बाद यह नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क के रूप में निकलता रहता है। ये सब कुछ हमने किसके बारे में बात किया? रिप्रोडक्टिव चेंजेस के बारे में, क्लियर। यह 5वां चेंजेस हो गया। छठा चेंज में बात कर रहा हूं, दैट इज नोन एज क्यूटेनियस चेंजेस। क्यूटेनियस चेंजेस बोले तो स्किन में परिवर्तन हो जाना, स्किन में परिवर्तन हो जाना। इसमें देखिएगा पहली चीज इसमें नजर आती है तुम्हें, दैट इज कॉल्ड लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा तुम्हें देखने को मिलेगा। लीनिया नाइग्रा का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, उसका मतलब है ब्राउन, ब्राउन ब्लैक, ब्राउन भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। ब्राउन ब्लैक लाइन कहां से बनेगी? फ्रॉम जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में एक लाइन बन जाती है, यह क्या कहलाती है? लीनिया नाइग्रा। कब नजर आता है? याद रखिएगा, यह भी 20 सप्ताह पर तुम्हें देखने को मिलेगा। 20 वीक पर लीनिया नाइग्रा बन जाता है। देखिएगा कैसे, या मानो यह एक महिला है और इस महिला के अंदर यह इसका स्टर्नम वाला पोर्शन है, जीबी स्टर्नम, तो यहां एक लाइन बन जाती है जैसे, और इसका नाम होता है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा एक सीधी लाइन बन जाती है जिफॉइड प्रोसेस से सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में, क्लियर। उसके अलावा देखिएगा दूसरा और एक और लक्षण,
ग्रेविडेरम, ग्रेविडेरम, ग्रेविडेरम बोलते हैं प्रेगनेंसी को और स्ट्राई बोलते हैं लाइनों को, यानी कि लाइन बन जाती है, पिंक कलर की लाइन होती हैं, पिंक कलर लाइंस ऑन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और थाई, जांग के ऊपर और लोअर एब्डोमेन के ऊपर कुछ पिंक कलर की लाइन बन जाती है, इसे हम स्ट्राई ग्रेविडेरम के नाम से जानते हैं। स्ट्राई ग्रेविडेरम कब बनता है यह, याद रखिएगा, यह भी 20 वीक के आसपास ही बनेगा, इसे हम स्ट्राई ग्रेविडेरम बोल देंगे। कैसे देखिएगा, यह एक महिला है और इस महिला के अंदर लोअर एब्डोमेन पे ऐसे पिंक कलर की लाइनें बन जाती हैं। यहाँ ये मानो उसका अम्लाइकश है, ऐसी लाइंस आपने देखा होगा, वो महिला की ब्यूटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, से लाइन बनी होती हैं, ये नॉर्मल भी देखने को मिल सकती हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बता रहा हूं, these lines also seen without pregnancy, बिना प्रेगनेंसी के भी महिला में दिखाई दे सकती हैं। प्रेगनेंसी उस समय क्या बोलेंगे, दैट टाइम कॉल्ड स्ट्राई, उस समय इनका नाम होगा स्ट्राई, ग्रेविडेरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि ग्रेविडेरम तो गर्भावस्था का नाम होता है, जब गर्भावस्था के दौरान बने तो स्ट्राई ग्रेविडेरम, और वैसे बने तो इसे स्ट्राई बोल देंगे। यह कब नजर आ सकता है, इनकी अवस्था बता रहा हूं। सीन, पहला ओबेज महिला, अगर महिला मोटी है तो उसमें नजर आ सकता है। इसके अलावा महिला में कुसिंग सिंड्रोम अगर हो, कुसिंग सिंड्रोम हो उसमें नजर आ सकता है। महिला में इंक्रीज एल्डोस्टेरोन हो, एल्डोस्टेरोन हो, इन अवस्थाओं में नजर आ सकता है, क्योंकि इन अवस्थाओं में क्या होगा, इसमें इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है। वाटर रिटेंशन, जब पानी और नमक ज़्यादा मात्रा में रिटेन करेगा तो बॉडी में हाइपरवोलीमिया हो जाएगा, और जब बॉडी की स्किन स्ट्रेच करेगी तो तुम्हें स्ट्राई देखने को मिल सकता है। क्लियर। एक और बात, स्ट्राई ग्रेविडेरम कन्वर्ट हो जाती है किसमें, याद रखिएगा, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी स्ट्राई ग्रेविडेरम, स्ट्राई ग्रेविडेरम कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू स्ट्राई एल्बिगेंस, उनका नाम होता है स्ट्राई एल्बिगेंस। और ये कौन से कलर की होती हैं, बोले तो वाइट कलर, इनका कलर वाइट कलर का हो जाता है। तो गर्भावस्था के बाद में इनका कलर कैसा हो जाएगा, सफेद, इसे स्ट्राई एल्बिगेंस बोल देते हैं। इनके ऊपर एक मसाज भी करते हैं, याद रखिएगा, ओलाइव ऑयल मसाज, जैतून का तेल, ओलाइव ऑयल बोले तो जैतून का तेल, ये मसाज होती है, मसाज की जाती है, मसाज ऑन स्ट्राई ग्रेविडेरम, स्ट्राई ग्रेविडेरम के ऊपर इनकी मसाज की जाती है, ताकि यह ब्यूटी को डिस्टर्ब ना करें और व्यक्ति को ठीक कर सकें। तो ओलाइव ऑयल की मसाज इसके लिए हम कर देते हैं। यह सब मैंने स्ट्राई ग्रेविडेरम के बारे में बात की। लीनिया नाइग्रा मैंने बताया, स्ट्राई ग्रेविडेरम बताया। एक होता है प्रेगनेंसी मास्क, प्रेगनेंसी मास्क, या इसी को बोलते हैं कोएजमा, कोलेजमा, कोलेजमा या प्रेगनेंसी मास्क। यह नजर आता है, यह नजर आएगा 24 वीक पर, 100 सतह पर। इसमें क्या हो जाता है, डार्क पिगमेंटेशन नजर आता है, डार्क पिगमेंटेशन, डार्क पिगमेंटेशन ऑन फोरहेड, चेहरे के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, फोरहेड
और फॉरहेड और चिक्स पर, इसी को बोलते हैं बटरफ्लाई साइन। इसी का दूसरा नाम होता है ऑल्सो कॉल्ड एज बटरफ्लाई साइन, बटरफ्लाई साइन। इन तीनों का कारण मैं बता रहा हूं। क्यूटेनियस चेंजेस का कारण क्या है? कोज ऑफ क्यूटेनियस चेंज, कोज ऑफ क्यूटेनियस चेंज। क्यों महिला में गर्भावस्था में कलर का डार्क होना देखा गया है? इसके पीछे कारण है, बताइए। पहला कारण है यहाँ के लिए इंक्रीज MSH, बोले तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है, और जब MSH हार्मोन बढ़ता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ता है, याद रखिएगा उस समय तुम्हें क्या नजर आएगा? डार्कनेस नजर आएगी, क्योंकि मिलेनोसाइट ही तो हमारी त्वचा का रंग रखता है। क्लियर? दूसरा, इंक्रीज एस्ट्रोजन हार्मोन और इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये तीनों प्रक्रियाएं याद रखिएगा क्या कर देती हैं बॉडी में? यह तीनों चीजें हमारी बॉडी में कलर को बढ़ाने में मदद करती हैं। यह क्यूटेनियस चेंजेज है जो एक महिला में तुम्हें देखने को मिलेगा। तीन चीजें मैंने बताई हैं क्यूटेनियस चेंजेज के अंदर। क्या क्या बताया है देखिएगा। सबसे पहले स्ट्राई ग्रेविडेरम, लीनिया नाइग्रा, और एक मैंने बताया तुम्हें दिस इज नॉन एज योर फाइनलिस कोएजमा। क्लियर? ये सब कुछ हमने क्यूटेनियस चेंजेस डिस्कस किए हैं, जो कि गर्भावस्था में कौन से नंबर पर हैं? छठे नंबर पर। हमने सबसे पहले साइकोलॉजिकल पढ़ा, फिर इमोशनल पढ़ा, फिर कार्डियोवास्कुलर पढ़ा। कार्डियोवास्कुलर के बाद में हमने क्या डिस्कस किया? कार्डियोवास्कुलर के बाद में वेट गेन डिस्कस किया। वेट गेन के बाद में हमने डिस्कस किया तुम्हारा रिप्रोडक्टिव चेंजेस। रिप्रोडक्टिव चेंजेस के बाद में क्यूटेनियस चेंजेस। अब बात कर रहा हूं रेस्पिरेटरी चेंज। रेस्पिरेटरी चेंज, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या बदलाव होता है, इन सब के बारे में बेटा तुम पहले भी पढ़ चुके हो मेरे द्वारा ही। मैंने तुम्हें प्लेसेंटा के दौरान बताया ये चीजें। देखिएगा, सबसे पहले इंक्रीज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg से बढ़कर कितना हो जाता है? 105 mmHg। मतलब इसकी वृद्धि देखी गई है, याद रखिएगा, ये बढ़ जाता है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है। क्या घट जाएगा? प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड घट जाता है। 40 mmHg से घटकर यह 32 mmHg पर आ जाता है। क्लियर? उसके अलावा मैं बोलूंगा ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बोले तो बताओ पीएच क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर जब कभी भी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाती है, उस अवस्था में तुम्हें क्या नजर आएगा? तो तुम तुरंत कह दोगे कि सर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाता है। पीएच भी बढ़ जाती है, 7.42 के आसपास नजर आती है। ये बेटा mm ऑफ Hg है, नॉट H2, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। क्लियर? mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg से 32 mm ऑफ Hg। क्लियर? यानी कि तुम्हारा जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वह 95 से 105 mm ऑफ Hg, कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm ऑफ Hg से 32 mm ऑफ Hg, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और पीएच बढ़ जाती है। क्लियर? इसके अलावा याद रखिएगा ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाता है।
मैंने बोला था तुम्हें कि गर्भ अवस्था में ऑक्सीजन कंजप्शन बड़ा होता है, कितना, लगभग 15 से 30% तक ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाता है गर्भावस्था में। इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम भी बड़ा होता है, याद रखिएगा, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। 500 ml नॉर्मल होता है, लेकिन गर्भावस्था में यह 600 ml पहुंच जाता है। यानी गर्भावस्था में हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं, याद रखिएगा। गर्भावस्था में कैसी ब्रीदिंग होती है? डीप ब्रीदिंग होती है। अगर कोई तुम्हें बोलेगी क्या रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है, तो बोलना नहीं, रेस्पिरेटरी रेट में कोई बदलाव नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज, केवल डीप ब्रीदिंग होती है। यह डीप ब्रीदिंग की देन होती है। तो क्या क्या बातें मैंने की, देखिएगा। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा, सॉरी, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, पीएच बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाता है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है, डीप ब्रीथिंग रहती है और रेस्पिरेटरी रेट में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा गर्भावस्था के दौरान। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वाटर बैलेंस के बारे में। वाटर बैलेंस चेंज कर देना, वाटर बैलेंस चेंज मतलब वाटर बैलेंस में क्या परिवर्तन हो जाता है, इसे भी देखिएगा। सबसे पहले प्रेगनेंसी में आपको नजर आएगा हाइपर वोलीमिया, प्रेगनेंसी में वोलीमिया रहता है। टोटल याद रखिएगा वजन बढ़ जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, टोटल 6.5 kg फ्लूइड इंक्रीज। गर्भ अवस्था में 6.5 kg फ्लूइड बढ़ जाता है और इस 6.5 kg फ्लूइड में से लगभग 3.5 किलो फ्लूइड जो होता है, यह मतलब केजी की जगह तुम लीटर ले सकते हो, फ्लूइड को हम लीटर में मापते हैं। क्लियर? मतलब टोटल 6.5 लीटर फ्लूइड बढ़ जाता है और उस 6.5 लीटर में से 3.5 लीटर फ्लूइड जो बढ़ता है, इस फ्लूइड की देन होती है फीटस के अंदर बढ़ जाता है, यह प्लेसेंटा में बढ़ जाता है। प्लेसेंटा में फ्लूइड होता है 500 ml और एमनियोटिक फ्लूइड में बढ़ जाता है। इन तीनों को मिलाकर लगभग 3.5 लीटर फ्लूइड बड़ा होता है। क्वेश्चन सुनिएगा यहाँ से, एक फ्लूइड के फीटस के बारे में। बच्चे में कितना फ्लूइड होता है? ब्लड, बच्चे में ब्लड कितना होता है, याद रखिएगा 90 ml पर kg के हिसाब से होता है। जितना किलो का होगा उसमें 90 ml के हिसाब से उसमें ब्लड होता है। क्वेश्चन एग्जाम का कि बच्चे में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो अगर 1 किलो वजन का बच्चा है उसमें 90 ml होगा। अगर बच्चे के अंदर वजन में वृद्धि देखी जाए, 2 किलो का वजन हो, इसका मतलब मैं बोल दूंगा बच्चे में 180 ml होगा। और अगर बच्चा 3 किलो का है तो 270 ml के आसपास में फ्लूइड हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा इनका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कोज बता रहा हूं। कोज ऑफ हाइपरवोलीमिया, गर्भ अवस्था में हाइपरवोलीमिया का कारण क्या है, क्यों होता है हाइपरवोलीमिया? याद रखिएगा प्रेगनेंसी में हाइपरवोलीमिया का कारण होता है सबसे पहला इंक्रीज एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे पिट्रोसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। पिटोसिन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को और पिट्रोसिन बोलते हैं एडीएच हार्मोन को। इसके अलावा इंक्रीज एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी बड़ा होता है। याद रखिएगा आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, एडीएच हार्मोन बढ़ जाता है और आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों बड़े होते हैं। क्लियर? इंक्रीज एस्ट्रोजन यह बढ़ जाता है और इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन यह बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन। और ये तीनों क्या करते हैं, याद रखिएगा इन तीनों का कार्य, ये चारों मिलकर एडीएच एल्डोस्टेरोन यह मिलकर करते हैं
increase sodium and water retention in बॉडी में सोडियम और पानी को एकत्रित करते हैं और डिक्रीज यूरिन आउटपुट को कम कर देते हैं, मतलब पानी को भरना ज़्यादा स्टार्ट करा देते हैं और साथ ही साथ पानी जो बाहर निकलता है मूत्र के रूप में उसे कम कर देती है। और यह अवस्था क्या कहलाती है, याद रखिएगा, इस अवस्था को मैं बोल दूंगा कि इस अवस्था के अंदर बॉडी में हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। तो यह तुम्हारा कौन सा परिवर्तन हो गया बेटा, वाटर बैलेंस चेंज के बारे में याद रखना। गर्भावस्था में हाइपरवोलेमिया होता है, टोटल कितना फ्लूइड बढ़ता है 6.5 लीटर, उसमें से 3.5 लीटर तो फीटस, प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड की देन है। बच्चे में कितना ब्लड होता है 90 ml पर केजी के हिसाब से होता है। कोज ऑफ हाइपरवोलेमिया, ये चारों कारण हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद हम रीनल चेंजेज पढ़ रहे हैं। 90 नंबर पर हम बात कर रहे हैं रीनल चेंजेज। रीनल सिस्टम में क्या परिवर्तन होगा, रीनल चेंजेज क्या होंगे, देखिएगा। रीनल चेंजेज में सबसे पहले जीएफआर रेट बढ़ जाती है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट इंक्रीज जीएफआर, बोले तो ग्लो मेरुलो फिल्ट्रेशन दर, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट जो होती है, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वह बढ़ जाती है। अब एक बात बताइए, यह नॉर्मल कितनी होती है, तो मैं बोलूँगा 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, यह नॉर्मल होता है, यह नॉर्मल जीएफआर है। इससे कितनी बढ़ जाती है, याद रखिएगा, इसकी जो जीएफआर है वह बढ़कर प्रेगनेंसी में कितनी हो जाएगी, तो प्रेगनेंसी में यह 135 ml पर मिनट के हिसाब से देखने को मिल जाती है। मतलब प्रेगनेंसी में आपकी जीएफआर रेट ज़्यादा रहती है, याद रखिएगा। 135 ml पर मिनट के हिसाब से जीएफआर रेट तुम्हें देखने को मिलेगी। क्लियर। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहां रहता है आयोडीन लॉस। आयोडीन लॉस, आयोडीन का भी लॉस होता है। यहां पर यूरिनरी सिस्टम में आयोडीन लॉस देखा गया है, इसलिए याद रखना है प्रेगनेंसी में हम आरडीए बढ़ा देते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस ऑफ आयोडीन। आयोडीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है, क्योंकि अगर आयोडीन कम हुआ तो ये क्या कोच करेगा, ये कोच कर देगा कोच दैट इज एमआर दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। साथ ही साथ में क्या कोच करेगा, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो जाना। क्लियर। इम्प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे में फिजिक और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है सही प्रकार से, यह अवस्था क्रिटिनिज्म कहलाती है। और इन सब का कारण क्या है, आयोडीन की कमी, आयोडीन लॉस होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इन रोग चीज़ों से बचने के लिए, मतलब बच्चा एमआर नहीं हो, बच्चे की बुद्धि सही हो, बच्चे में क्रिटिनिज्म नहीं हो, इसलिए हम आयोडीन का रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस प्रेगनेंसी में बढ़ा देते हैं। नॉर्मल कितना लेना चाहिए आयोडीन, नॉर्मल कितना आयोडीन लेना चाहिए, तो याद रखिएगा 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर डे नॉर्मल लेते हैं। अगर यही बात मैं प्रेगनेंसी में पूछूं तो प्रेगनेंसी में 0.2 से 0.5 mg पर डे ले लेते हैं, यानी इतनी डोज तुम्हें बढ़ानी होगी। और इसका लगभग कितना अमाउंट है, यह लगभग यह 1 टीस्पून हो जाता है। टीस्पून लगभग 1 टीस्पून हो जाएगा। क्लियर। इतना हम उसे दे सकते हैं, एक छोटी चम्मच
के बराबर आयोडीन तुम्हें देना होगा ताकि बच्चे में क्रिटिनिज्म नाम की बीमारी नहीं हो और आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो यह अमाउंट हम बच्चे में दे देते हैं। समझ में आ गई बातें? इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जीआईटी चेंजेस। देखो रीनल में क्या क्या बदलाव बढ़ा। यहाँ जीएफआर रेट बड़ी होती है, 135 ml हो जाती है जो नॉर्मल 125 ml होती है। आयोडीन लॉस हो जाता है, इसकी वजह से बच्चे में एमआर और क्रिटिनिज्म देखने को मिल सकता है। इसकी रोकथाम के लिए हम प्रेगनेंसी में आयोडीन की डोज बढ़ा देते हैं। नॉर्मल 0.1 से 0.2 mg देते हैं, यहाँ 0.2 से 0.5 mg दे रहे हैं और 1 टीस्पून के आसपास हमें दे देते हैं। क्लियर? नंबर 10 जीआईटी चेंजेस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या बदलाव होगा? जीआईटी सिस्टम में बदलाव देखिएगा। जीआईटी सिस्टम में तुम्हें बदलाव मिलेगा। सबसे पहले यह रहता है नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग, महिलाओं में गर्भावस्था में नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। लगभग कितने प्रतिशत महिलाओं में? 50% फीमेल में यह हो सकता है। 100 महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी तो लगभग 50% महिलाओं में नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। और इस नोजिया वोमिटिंग का कारण भी बता रहा हूं। इसका कारण है ड्यू टू इंक्रीज एससीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। यह क्या कर देता है? यह रिलैक्स करता है स्फिंक्टर को, रिलैक्स द जीआईटी स्फिंक्टर्स। जो जीआईटी के स्फिंक्टर्स होते हैं उन्हें रिलैक्स कर देगा और जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स होंगी तो वह तुम्हें नोजिया वोमिटिंग खोज कर सकते हैं। इसका इलाज क्या है? क्या करना चाहिए? तो हम उसमें बोलते हैं कि आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट स्पेशली इन मॉर्निंग, स्पेशली इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में चाय नहीं पिलानी उसे। अवॉइड एम्प्टी स्टोमक, टी को अवॉइड करना है। भूखे पेट चाय नहीं पिलानी है। अवॉइड टी, एम्प्टी स्टोमक। सुबह सुबह उठते ही चाय नहीं मारना है। क्या पीना चाहिए सुबह सुबह? आपको ब्रेड खानी चाहिए, बाजरे की चपाती खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन करना होगा। टोस्ट, ब्रेड यह सुबह सुबह खानी है, याद रखिएगा। इससे क्या होगा तुम्हें? इससे क्या संभावना हो जाएंगी? आपको नोजिया वोमिटिंग की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा भोजन हल्का हल्का करें, एक साथ दबा के नहीं खाएं। फ्रीक्वेंट मील लेनी है, मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में भोजन करना है ताकि तुम्हारा भोजन, आपका शरीर आसानी से डाइजेस्ट कर सके। क्लियर है? ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी होगी। उसके बाद में सबसे लास्ट बदलाव 11वें नंबर पर इसको मेटाबॉलिक चेंज। मेटाबॉलिक चेंज, मेटाबॉलिक चेंज के बारे में भी हमने हल्का सा डिस्कस किया था प्लेसेंटा के दौरान। याद रखिएगा, इंसुलिन लेवल बड़ा होता है, हाइपर इंसुलिनीमिया रहता है। कारण क्या? एचपीएल हार्मोन। ड्यू टू एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों क्या हैं? ये दोनों होते हैं इंसुलिन एंटागोनिस्ट। यह होते हैं इंसुलिन एंटागोनिस्ट, यानी इंसुलिन के कार्य को रोक देते हैं। जब इंसुलिन काम नहीं आएगा तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इंक्रीज इंसुलिन लेवल रहता है गर्भावस्था में। बताओ ग्लूकोज लेवल पे क्या परिवर्तन होता है? तो मैंने तुम्हें उस समय बोला था कि फास्टिंग, जब आप भोजन नहीं कर रहे हो, फास्टिंग में तो तुम्हें क्या नजर आएगा? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। और खाना खाने के तुरंत बाद में क्या हो जाता है? यानी पोस्टफैंडियल, खाना खाने के तुरंत बाद में आपको क्या नजर आएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। खाना खाते ही तो ग्लूकोज बढ़ जाता है और यह ग्लूकोज बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों का लेवल मेंटेन रहता है और इनका कारण एचपीएल हार्मोन और यह होता है। क्लियर? आप बताइए, फास्टिंग वाला जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज होता है, बोलते आरबीएस बोलते हैं, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, नॉर्मल कितना होता है?
नॉर्मल कितना होगा बताइए, नॉर्मल रैंडम ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, 70 से 110, 70 से 110 mg पर dl, 110 mg पर dl। इट इज अ नॉर्मल RBS, नॉर्मल रैंडम ब्लड शुगर लेवल, यानी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर इससे कम जा रहा है तो हम हाइपोग्लाइसीमिया में इंक्लूड कर लेते हैं। दिस ऑल आर द चेंजेस सीन इनटू द प्रेगनेंसी। पूरा मैंने बताया है प्रेगनेंसी में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, 11 चीजों के अंतर्गत मैंने डिस्कस किया है। साइकोलॉजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, वेट गेन के बारे में, रिप्रोडक्टिव चेंजेस के बारे में, क्यूटेनियस चेंजेस, रेस्पिरेटरी चेंजेस, रीनल सिस्टम में बदलाव, वाटर बैलेंस में बदलाव, इसके अलावा GIT में बदलाव, और सबसे लास्ट हमने डिस्कस किया दैट इज नॉन एज योर मेटाबॉलिक चेंजेस। क्लियर? इसी के साथ में यह सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। फिजियोलॉजिकल चेंजेस खत्म होते हैं, 2 पार्ट्स में मैंने डिस्कस कर लिया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड।